अच्छा, कभी सोचा है कि कंपनियां जब किसी दूसरी कंपनी को खरीदती हैं, तो क्या वे सच में ये मानती हैं कि उनके पास कोई कोई जादुई ताकत हाँ, है? मतलब जैसे कोई राजकुमारी मेंढक को चूमे और वो राजकुमार बन जाए। बिल्कुल, कि वो एक साधारण सी औसत कंपनी को बस अपने मैनेजमेंट से चमका देंगी, या ये सिर्फ मैनेजमेंट की खुशफहमी और असलियत कुछ और ही है? ये सवाल बहुत दिलचस्प है और आज भी उतना ही मौजू है जितना पहले था। क्योंकि देखिए, बड़े बड़े अधिग्रहण सौदों की जो चमक दमक होती है ना, हम्म। उसके पीछे अक्सर काफी कड़वी आर्थिक सच्चाइयां छिपी होती हैं। और ये मेंढक को राजकुमार बनाने की चाहत ये कई बार बहुत महंगी पड़ जाती है। बिल्कुल। और इसी सोच को थोड़ा और समझने के लिए आज हम जरा पीछे चलते हैं, साल 1981 में। अच्छा। हम बर्कशायर हैथवे के उस साल के शेयरधारक पत्र के कुछ हिस्सों की थोड़ी गहराई में उतरेंगे, एक गहन चर्चा करेंगे। 1981 का पत्र, हाँ, वो काफी महत्वपूर्ण था। वो दौर भी अलग था, अमेरिका में महंगाई आसमान छू रही थी। सही। और ये पत्र वॉरेन बफेट के उस मुश्किल दौर की सोच, उनकी निवेश रणनीति, इसकी एक शानदार झलक देता है। सही कहा। ये सिर्फ एक कंपनी की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये तो निवेश के बुनियादी सिद्धांतों का एक तरह से खजाना है। खासकर मुश्किल आर्थिक समय में कैसे सोचा जाए। तो हमारा मकसद आज यही है कि इस पत्र से अधिग्रहण, कंपनियों का सही मूल्यांकन और उस दौर की जो सबसे बड़ी चुनौती थी, महंगाई, उस पर बफेट के अहम विचारों को निकालें। हाँ, और देखें कि आज के संदर्भ में उनकी क्या प्रासंगिकता है। हाँ, और इसमें हम कुछ दिलचस्प बातों पर भी गौर करेंगे, जैसे बफेट क्यों कभी-कभी ये मानते थे कि किसी शानदार कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीदना ज्यादा बेहतर है। बजाय एक साधारण कंपनी को पूरा खरीदने के। हाँ, ये उनका एक क्लासिक विचार है। बिल्कुल। और अधिग्रहण के पीछे मैनेजमेंट की रियल मंशाएं क्या हो सकती हैं, कैसे महंगाई अच्छे और बुरे बिजनेस की परिभाषा ही बदल सकती है। और वो एक थोड़ी तकनीकी से लगने वाली चीज, गैर नियंत्रित स्वामित्व आय, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, नॉन कंट्रोल्ड ओनरशिप अर्निंग्स। चलिए इसी से शुरू करते हैं। सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, लगता है, पर इसका मतलब दरअसल काफी सीधा है। ये है बर्कशायर की उन कंपनियों की कमाई में हिस्सेदारी अच्छा। जिनमें उनका पैसा तो लगा है, मतलब हिस्सेदारी है, पर कंपनी चलाने का कंट्रोल उनके पास नहीं है। ओके। तो बफेट का मानना था कि ये जो कमाई है, भले ही वो बर्कशायर की बैलेंस शीट में सीधे सीधे न दिखे, वो शेयर धारकों के लिए उतनी ही कीमती है जितनी उन कंपनियों की कमाई जिनसे बर्कशायर सीधे कंट्रोल करता है। लेकिन ऐसा क्यों? अगर कमाई सीधे दिख नहीं रही, तो फिर वो कीमती कैसे हुई? ये थोड़ा समझना मुश्किल है। देखिए, बफेट का तर्क ये था कि लंबे समय में ये जो बेहतरीन कंपनियां हैं, वो अपनी इस न बांटी गई कमाई को, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स को, वापस बिजनेस में ही लगाएंगी। अच्छा, री इन्वेस्ट करेंगी। हाँ, जिससे उनकी कीमत और बढ़ेगी और आखिरकार ये जो बढ़ी हुई कीमत है, वो बर्कशायर के शेयर के बाजार भाव में झलकेगी। ओके। हालांकि उन्होंने ये भी साफ माना कि ये कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है। बाजार का मूड तो बदलता रहता है, ऊपर नीचे होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन लंबे समय में बिजनेस की जो असलियत है, उसकी जो आंतरिक कीमत है और शेयर का भाव, वो आमतौर पर एक ही दिशा में चलते हैं। और इसमें एक मजेदार बात ये भी है कि बफेट कहते हैं कि जिन कंपनियों में उनकी सिर्फ हिस्सेदारी थी, मतलब कंट्रोल नहीं था, हाँ, वो अक्सर उन कंपनियों से भी बेहतर थीं जिन्हें बर्कशायर पूरी तरह कंट्रोल करता था। ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता? हाँ, सुनने में लगता है, पर इसकी वजह सीधी है। उनके पास चुनने के लिए एक बहुत बड़ा समुंदर था। मतलब शेयर बाजार में अक्सर आपको लाजवाब कंपनियों के छोटे हिस्से सही दाम पर मिल जाते हैं। अच्छा। लेकिन वैसी ही लाजवाब कंपनी को पूरा का पूरा खरीदना, वो बेहद मुश्किल होता है। और अगर कभी मौका मिले भी, तो कीमत अक्सर आसमान पर होती है। ये बात तो है। इसलिए एक अच्छी कंपनी का छोटा हिस्सा खरीदना ज्यादा समझदारी का सौदा हो सकता है। ये उस मेंढक को राजकुमार बनाने वाले जोखिम से बचने का भी एक तरीका है। कैसे? अरे, आप पहले से ही राजकुमार का एक हिस्सा खरीद रहे हैं, भले ही वो छोटा सा हो। आपको मेंढक को बदलने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो मतलब साफ है, बर्कशायर का लक्ष्य सिर्फ अपनी सल्तनत बढ़ाना नहीं था, साइज बढ़ाना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि असल आर्थिक फायदा कमाना था, चाहे वो पूरी कंपनी खरीद कर आए या सिर्फ हिस्सेदारी लेकर। उन्हें अकाउंटिंग के आंकड़ों से ज्यादा जमीनी हकीकत की परवाह थी। बिल्कुल, और यही वो मशहूर बात आती है जो बफेट ने कही थी कि वो किसी शानदार बिजनेस टी का, मान लीजिए 10% हिस्सा एक्स कीमत पर खरीदना पसंद करेंगे, हाँ। बजाय उसी बिजनेस को 100% खरीदने के लिए 2x यानी 2 गुनी कीमत चुकाने के। जबकि ज्यादातर कंपनियों के मैनेजर ठीक इसका उल्टा करना पसंद करते हैं। हाँ, उन्हें पूरा कंट्रोल चाहिए होता है, भले ही उसके लिए कीमत ज्यादा क्यों न देनी पड़े।
लेकिन कंपनियां अक्सर ये महंगा रास्ता क्यों चुनती हैं? क्या सिर्फ बड़ा दिखने की चाहत होती है? बफेट ने इसके पीछे कुछ वजहें बताई थी शायद। हाँ, उन्होंने कुछ दिलचस्प, आप कह सकते हैं, अघोषित कारणों का जिक्र किया था। पहला, लीडर्स में अक्सर वो एनिमल स्पिरिट्स होती हैं। एनिमल स्पिरिट्स मतलब उन्हें एक्शन पसंद होता है, चुनौती पसंद होती है, बड़े सौदे करने का रोमांच अच्छा लगता है। अधिग्रहण की खबर से ही कंपनी में एक अलग तरह की ऊर्जा, एक एक्साइटमेंट आ जाता है। अच्छा, वो एड्रेनलिन रश जैसा। कुछ वैसा ही। दूसरा कारण था साइज का ऑब्सेशन। साइज? हाँ, ज्यादातर कंपनियां और मैनेजर खुद को साइज के पैमाने पर आंकते हैं, जैसे कि बिक्री कितनी है, और अक्सर उनका जो मुआवजा होता है, उनका बोनस वगैरह, वो भी इसी से जुड़ा होता है। हाँ, ये तो होता है। बफेट ने मजाक में कहा भी कि फॉर्च्यून 500 लिस्ट में कंपनी कहाँ है, ये बिक्री के हिसाब से तो मैनेजर को पक्का पता होगा, पर शायद मुनाफे के हिसाब से नहीं। और तीसरा वही हमारी मेंढक और राजकुमारी वाली कहानी। कई मैनेजर सच में ये मानते हैं कि उनके मैनेजमेंट का जो जादुई चुंबन है, हाँ, वो किसी औसत कंपनी की किस्मत बदल देगा, उसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बना देगा। लेकिन बफेट इस पर यकीन नहीं करते थे। बफेट इस आशावाद पर सवाल उठाते थे। वो कहते थे, भाई देखो, निवेशक तो मेंढक को मेंढक के भाव पर बाजार में कभी भी खरीद सकता है। सही बात। तो अगर वो उन राजकुमारियों यानी मैनेजर्स को पैसा दे रहे हैं जो मेंढक को चूमने के अधिकार के लिए दोगुनी कीमत चुकाना चाहती हैं, तो उन चुंबनों में वाकई कोई जादू होना चाहिए। और बफेट का क्या कहना था इस जादू पर? उनका कटाक्ष था, हमने चुंबन तो बहुत देखे हैं, पर चमत्कार शायद ही कभी। फिर भी कई मैनेजर अपनी जादुई शक्तियों पर, अपनी मैनेजमेंट काबिलियत पर पूरी तरह यकीन रखते हैं, भले ही उनका पिछला रिकॉर्ड कुछ और कहता हो। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सारे अधिग्रहण बेकार ही होते हैं? बफेट ने भी तो कुछ कामयाब अधिग्रहणों का जिक्र किया था। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि कुछ कामयाब होते हैं और दो तरह के सफल अधिग्रहण बताए। पहली श्रेणी उन कंपनियों की थी जिन्होंने ऐसे बिजनेस खरीदे जो उस समय की ऊंची महंगाई के माहौल के लिए एकदम सही थे। महंगाई के माहौल के लिए सही कैसे? ऐसे बिजनेस जिनमें दो खास बातें हों। एक, कि वो मांग गिरे बिना या बाजार में अपनी हिस्सेदारी खोए बिना आसानी से कीमतें बढ़ाने की ताकत रखते हों। अच्छा, प्राइसिंग पावर। हाँ, और दूसरी बात, बिजनेस में सिर्फ महंगाई की वजह से जो जरूरतें बढ़ जाती हैं, जैसे ज्यादा बिक्री को संभालने के लिए ज्यादा स्टॉक या मशीनरी, उसको वो बहुत कम अतिरिक्त पूंजी लगाकर पूरा कर सकें। बफेट मानते थे कि ऐसे बिजनेस बहुत कम होते हैं और उन्हें खरीदने की होड़ भी बहुत ज्यादा थी। और दूसरी श्रेणी कौन सी थी सफल अधिग्रहण की? वो थी मैनेजरियल सुपरस्टार्स की। मैनेजरियल सुपरस्टार यानी ऐसे विरले मैनेजर जो वाकई मेंढक के भेष में छिपे राजकुमार को पहचान सकें और फिर अपनी काबिलियत से उसका भेष उतार सकें, मतलब कंपनी को सच में बदल सकें। अच्छा। बफेट ऐसे कुछ मैनेजर्स की तारीफ भी करते हैं, लेकिन साथ ही साफ कहते हैं कि वो खुद इस श्रेणी में नहीं आते। ये दिलचस्प है। और वो ये भी मानते हैं कि पहली श्रेणी यानी महंगाई प्रूफ बिजनेस को पहचानने की समझ होने के बावजूद बर्कशायर खुद इस मामले में बहुत सफल नहीं रहा। सच में? हाँ, बफेट ने मजाक में ये भी कहा कि उनका उपदेश उनके प्रदर्शन से बेहतर था। उन्होंने वो नूहा वाली कहानी के सिद्धांत को नजरअंदाज किया। बारिश के भविष्यवाणी करना जरूरी नहीं, नाव बनाना जरूरी है। वाह! तो फिर बर्कशायर का अपना नजरिया क्या था अधिग्रहण को लेकर? अगर वो खुद को सुपरस्टार नहीं मानते थे तो वो कैसे करते थे अधिग्रहण? उनका उद्देश्य बहुत साफ था, अच्छे बिजनेस को ऐसी कीमत पर खरीदना जो समझ में आए, जो तर्कसंगत हो। ये मानकर कि बिजनेस का भविष्य उसके अतीत जैसा ही रहेगा, वो किसी जादुई बदलाव की उम्मीद नहीं करते थे। यानी कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं? बिल्कुल नहीं। वो महंगाई प्रूफ बिजनेस जो पहली श्रेणी थी के लिए अच्छी कीमत देने को तैयार थे, अगर उन्हें पक्का यकीन हो कि उन्हें क्या मिल रहा है। लेकिन वो अपनी तरफ से होने वाले किसी चमत्कार के लिए ज्यादा कीमत नहीं चुकाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि वो आमतौर पर कोई चमत्कार नहीं करते। वो मेंढक खरीदने से बचते थे, और अगर राजकुमार खरीदते भी थे तो ये पक्का करते थे कि वो खरीदते समय ही राजकुमार हों। यानी असलियत पर फोकस, उम्मीदों पर नहीं, जमीन पर टिके रहना। एकदम। और इसीलिए शायद उन्होंने 1981 में एक बड़ा अधिग्रहण करने से मना कर दिया था। क्यों मना किया था? क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा थी और पैसे का कहीं और बेहतर इस्तेमाल हो सकता था। उनका कहना था कि वो सौदा करने से साम्राज्य भले ही बड़ा हो जाता, पर शेयरधारक गरीब हो जाते। तो उस दौर में जब महंगाई इतनी ज्यादा थी,
उन्हें सबसे अच्छा सौदा कहाँ मिल रहा था? शेयर बाजार में। अच्छा। हाँ, जहां बेहतरीन बिजनेस चलाने वाली ईमानदार मैनेजमेंट वाली कंपनियों के छोटे हिस्से वाजिब दामों पर मिल रहे थे। वो इन कंपनियों को चलाना नहीं चाहते थे, पर उनसे पैसा कमाना जरूर चाहते थे। और उनका वही मानना था कि इन कंपनियों की जो न बांटी गई कमाई है, जो नॉन कंट्रोल्ड अर्निंग्स हैं, वो आखिरकार बर्कशायर और उसके शेयरधारकों के लिए पूरी कीमत पैदा करेगी लंबे समय में। ये तो हुई अधिग्रहण और हिस्सेदारी की बात। लेकिन उस दौर की एक और बड़ी सच्चाई थी महंगाई, इन्फ्लेशन। हाँ, बहुत बड़ी सच्चाई। जिसने निवेश के सारे समीकरण कैसे बदल दिए थे, ये समझना भी जरूरी है। हाँ, ये समझना बहुत ही जरूरी है। बफेट ने बताया कि कैसे महंगाई ने अच्छे और बुरे बिजनेस की परिभाषा ही लगभग पलट दी थी। पलटती थी? कैसे? देखिए, किसी बिजनेस में पैसा लगाने का मतलब होता है कि आप उम्मीद करते हैं कि वो बिजनेस बैंक में पैसा रखने या बॉन्ड खरीदने से ज्यादा कमा कर देगा, है ना? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस में जोखिम ज्यादा है। सही। तो ज्यादा रिटर्न मिलना भी चाहिए। अब कई दशक पहले जब सरकारी बॉन्ड पर शायद 5% ब्याज मिलता था, तब अगर कोई कंपनी अपनी लगाई पूंजी पर 10% कमा रही थी, जिसे रिटर्न ऑन इक्विटी या आरओई कहते हैं। हाँ, आरओई मतलब मालिक के लगाए हर रुपए पर कितना मुनाफा, तो 10% आरओई वाली कंपनी को एक अच्छा बिजनेस माना जाता था। और निवेशक ऐसी कंपनी को उसकी असल लागत यानी बुक वैल्यू से ज्यादा कीमत देने को भी तैयार थे, प्रीमियम देने को तैयार थे। लेकिन 1981 तक खेल पूरी तरह बदल चुका था। बिल्कुल, पूरी तरह। क्यों बदला? क्योंकि महंगाई बेकाबू हो चुकी थी। अब लंबे समय के जो सरकारी बॉन्ड थे, उन पर 16% से ज्यादा ब्याज मिल रहा था। 16%? हाँ, और जो टैक्स फ्री म्युनिसिपल बॉन्ड थे, उन पर भी 14% से ज्यादा। बाप रे। और दूसरी तरफ अमेरिका की जो औसत कंपनियां थीं, वो अपनी पूंजी पर सिर्फ लगभग 14% ही कमा पा रही थीं। सिर्फ 14%? मतलब बॉन्ड से भी कम? हाँ, और ये 14% भी निवेशक की जेब तक पहुंचने से पहले टैक्स में कट जाता था। अरे, मतलब बैंक में या बॉन्ड में सुरक्षित पैसा रखना एक औसत अमेरिकी कंपनी चलाने के जोखिम भरे काम से ज्यादा कमा कर दे रहा था। बिल्कुल, यही तो त्रासदी थी। बफेट के मुताबिक उस समय ज्यादातर अमेरिकी कंपनियां आर्थिक रूप से बुरी बिजनेस बन गई थीं। बुरी बन गई थी? हाँ, क्योंकि वो अपने मालिकों के लिए बिना जोखिम वाले निवेश से भी कम कमा रही थी। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि कंपनियां अचानक खराब हो गईं। तो फिर क्यों? बल्कि इसलिए कि महंगाई ने रिटर्न की उम्मीद का जो स्तर था, जो पैमाना था, उसे बहुत ऊंचा कर दिया था। जैसे हाई जंप का डंडा बहुत ऊपर कर दिया गया हो। अच्छा। कंपनियां भले ही थोड़ा बेहतर कूद रही थीं, पर डंडा उनकी पहुंच से बहुत ऊपर जा चुका था। और यहीं पे बफेट ने उस कॉर्पोरेट टेपवर्म का जिक्र किया था, मतलब कंपनी के पेट में पलने वाले कीड़े। ये क्या बला थी? हाँ, ये महंगाई का सबसे क्रूर मजाक था, खासकर उन कंपनियों के लिए जो पहले से ही कम कमा रही थीं। कैसे? बफेट ने कहा कि महंगाई एक अदृश्य कीड़े की तरह है जो कंपनी के पेट में बैठ जाता है। अब कंपनी चाहे जितना भी मुनाफा कमाए या ना भी कमाए, इस कीड़े को अपना रोज का खाना चाहिए ही चाहिए। खाना किस रूप में? देनदारियों, स्टॉक, इन्वेंट्री और मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स को बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसों के रूप में। मतलब ये कि पिछले साल जितनी ही बिक्री बनाए रखने के लिए भी अब ज्यादा पैसों की जरूरत थी, क्योंकि हर चीज महंगी हो गई थी। कच्चा माल महंगा, लेबर महंगी, सब कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का जो भी थोड़ा बहुत मुनाफा होता था, वो वापस बिजनेस में ही फंस जाता था, सिर्फ उसे चलाते रहने के लिए, सिर्फ महंगाई की वजह से बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए। और जो कंपनी जितनी कम कमाती थी, जैसे मान लीजिए 8% या 10% आरओई, हाँ, ये कीड़ा उसके मुनाफे को उतना ही बड़ा हिस्सा चट कर जाता था। उनके पास बिजनेस बढ़ाने, कर्ज चुकाने या शेयर धारकों को असली डिविडेंड देने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। महंगाई का कीड़ा पूरी प्लेट साफ कर देता था। अब तर्क तो ये कहता है कि ऐसी कम कमाने वाली कंपनियों को अपना मुनाफा शेयर धारकों को लौटा देना चाहिए, ताकि वो उसे कहीं और बेहतर जगह लगा सकें, जैसे वो 16% वाले बॉन्ड में। हाँ, सही बात है। लेकिन ये टेपवर्म, ये महंगाई का कीड़ा ऐसा होने ही नहीं देता था। पैसा तो बिजनेस में ही फंसा रहता था। तो बर्कशायर खुद इस माहौल से कैसे निपट रहा था? उनके पास भी तो कंपनियां थीं। देखिए, बर्कशायर अपनी कमाई इसलिए नहीं रोक रहा था कि उसे टेपवर्म को खिलाना था। वो इसलिए रोक रहा था क्योंकि उसे निवेश के नए मौके दिख रहे थे। अच्छा। लेकिन वो भी महंगाई और बढ़ती ब्याज दरों के दबाव से अछूते नहीं थे। बफेट ने यह भी माना कि उनका अपना जो ऐतिहासिक 21% रिटर्न था, वो भी उस समय के सुरक्षित टैक्स फ्री निवेश पर मिल रहे रिटर्न से बस थोड़ा ही बेहतर रह गया था। यानी चुनौती बहुत बड़ी थी सबके लिए। बहुत बड़ी। तो इस पूरी चर्चा से, 1981 के उस पत्र के विश्लेषण से हम कुछ मुख्य बातें, क्या सबक निकाल सकते हैं? हाँ, मेरे हिसाब से कुछ बहुत अहम सबक हैं।
पहला और शायद सबसे जरूरी कि बर्कशायर का फोकस हमेशा जमीनी आर्थिक हकीकत पर रहा है, ना कि सिर्फ अकाउंटिंग के आंकड़ों या दिखावे पर। आर्थिक सार न कि रूप। बिल्कुल, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। दूसरा, अधिग्रहण को लेकर उनका नजरिया एकदम हटकर था, पारंपरिक सोच के बिल्कुल विपरीत। हाँ, वो मेंढक राजकुमारी वाली बात। हाँ, कि किसी साधारण कंपनी को जादुई तरीके से बदलने की कोशिश करने और उसके लिए ज्यादा कीमत चुकाने से कहीं बेहतर है किसी शानदार कंपनी का छोटा हिस्सा सही दाम पर खरीदना। वो उस फेर में पड़ना ही नहीं चाहते थे। तीसरा सबक शायद महंगाई और ब्याज दरों से जुड़ा है। हाँ, तीसरा और बेहद अहम सबक, ऊंची महंगाई और ब्याज दरें बिजनेस के मूल्यांकन और पैसे लगाने के यानी कैपिटल एलोकेशन के सारे नियम बदल देती हैं। वो कॉर्पोरेट टेप फॉर्म वाली जो उपमा है, वो ये दिखाती है कि कैसे महंगाई चुपचाप कंपनियों की कमाई खा जाती है, सिर्फ उन्हें जिंदा रखने के लिए। ये अच्छे और बुरे बिजनेस की परिभाषा को ही बदल सकती है। और चौथा, उन कंपनियों की अघोषित कमाई यानी नॉन कंट्रोल्ड अर्निंग्स के महत्व को समझना, जिनमें आपकी हिस्सेदारी तो है पर कंट्रोल नहीं। बफेट का पक्का मानना था कि ये छिपी हुई कमाई भी आखिरकार मालिक के लिए, शेयरधारक के लिए मूल्य बनाती है। ये बातें हैं तो 1981 की, लेकिन आज भी मुझे लगता है काफी हद तक सच लगती हैं। बिल्कुल, ये सिद्धांत आज भी निवेश और बिजनेस को समझने के लिए उतनी ही प्रासंगिक हैं, उतनी ही रेलेवेंट हैं। ये दिखाते हैं कि सिर्फ आंकड़ों के पीछे भागने के बजाय आर्थिक सिद्धांतों और इंसानी बर्ताव को समझना कितना जरूरी है। जहां जानकारी का तो अंबार लगा है, पर सही समझ बनाना, विवेक से काम लेना वो ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल सही। और यहीं पर हम आज की इस गहन चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं श्रोताओं के सोचने के लिए। जरूर। बफेट ने 1961 में अच्छे और बुरे बिजनेस की परिभाषा उस समय की ब्याज दरों और महंगाई के हिसाब से दी थी। तो सोचने वाली बात यह है, आज के बदलते आर्थिक माहौल में जहां टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा है, सप्लाई चेन के मुद्दे हैं और भविष्य की आर्थिक स्थितियां भी अनिश्चित है, तो आज एक अच्छे बिजनेस की परिभाषा कैसे बदल सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और क्या वो 1981 वाला कॉर्पोरेट टेप फॉर्म आज भी किसी नए रूप में मौजूद है? हाँ, क्या कोई नया कीड़ा है? शायद टेक्नोलॉजी में लगातार पिछड़ जाने का डर, या ग्लोबल सप्लाई चेन का जोखिम, या क्लाइमेट चेंज से जुड़े दबाव, या कोई और अनदेखा दबाव जो कंपनियों की कमाई को अंदर ही अंदर खा रहा है। और अगर है, तो कंपनियां आज इस नए टेपवर्म से कैसे लड़ सकती हैं, ताकि वो सिर्फ जिंदा न रहे बल्कि अपने शेयर धारकों के लिए सच में स्थायी रूप से दौलत बना सकें? हाँ, ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि बुनियादी सिद्धांत भले ही वही रहें, पर उनका अनुप्रयोग समय के साथ कैसे बदलता है।